नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जी आपको बता दें, हाथरस केस में जो पीड़ित परिवार है, सीएम योगी ने उससे बात की है। सीएम योगी ने न्याय का भरोसा दिलाया है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। पीड़िता के पिता ने सीएम से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीएम योगी ने भी पीड़िता के पिता को भरोसा दिलाया है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने प्रशासन को दिए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद के निर्देश। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस वक्त सीएम योगी ने वीडियो कॉलिंग के जरिए पीड़ित परिवार से बात की। सीएम योगी ने पीड़िता के पिता को भरोसा दिलाया है कि एक एक गुनहगार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, एक भी आरोपी छोड़ा नहीं जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया है। देखिए, हाथरस केस के बाद जो सीएम योगी हैं वो लगातार एक्शन में। अब तक सीएम योगी 5 बड़े फैसले ले चुके हैं। 5 बड़े फैसलों में सबसे पहले फैसले की बात की जाए तो सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। कनिष्ठ सहायक के पद पर एक परिवार के सदस्य को नौकरी का भी ऐलान किया गया है। सूडा योजना के तहत हाथरस शहर में एक घर का आवंटन भी होगा, यानी कि हाथरस शहर में जो पीड़ित परिवार है उसको घर दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमे की सुनवाई की अनुमति। एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो सभी एंगल पे जांच करेगी। देखिए, इस केस के बाद विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए सीएम योगी की तो लगातार एक्शन में है सीएम योगी। पहले उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया 10 लाख, उसके बाद उसकी राशि बढ़ा दी गई 15 लाख और जो टोटल है वो 25 लाख हो चुका है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। सूडा योजना के तहत हाथरस शहर में पीड़ित परिवार को एक घर भी दिया जाएगा और जो इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे होगी। एसआईटी का भी गठन हो चुका है और जो एसआईटी है वो सभी जो एंगल्स है उसमें जांच करेगी। तो हाथरस में पीड़िता की जो मौत है उस मामले में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। अब पीड़िता और उसकी मां के बयानों से जो पूरी गुत्थी है वो उलझ चुकी है। पीड़िता और उसकी मां के जो बयान है उसमें गैंगरेप का जिक्र नहीं है। जी हां, हमारे पास ये जो बयान है वो एक्सक्लूसिव भी है, हम आपको भी दिखाएंगे। पीड़िता ने अपने बयान में नहीं किया गैंगरेप का जिक्र। पीड़िता ने जबरदस्ती का विरोध करने पर गला दबाने की बात कही। न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव वीडियो में पीड़िता की दिखी कटी जीभ। देखिए, जो हाथरस पुलिस प्रशासन है वो इसी में उलझा रहा कि जीभ नहीं कटी है, अपनी इमेज चमकाने में लगा रहा। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया के पास जो वीडियो है उसमें पीड़िता साफ तौर पे अपनी जो कटी हुई जीभ है वो दिखा रही है। कटी जीभ के बावजूद पीड़िता ने दी थी गवाही। आप सुनेंगे अब से थोड़ी देर बाद। आपको बता दें कि शुरुआत में पीड़िता की मां ने गैंगरेप होने की बात नहीं कही थी। पीड़िता की मां ने घटना में अकेले संदीप को गुनहगार ठहराया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी अब तक गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है, याद रखिएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर गैंगरेप की बात आई कहां से? न्यूज़ वन इंडिया के पास पीड़िता और उसकी मां का बयान मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या विपक्षी पार्टियां गैंगरेप के बहाने सरकार को घेरने का एजेंडा तैयार कर रही हैं? न्यूज़ वन इंडिया के पास पीड़िता के परिवार की पहली तहरीर भी है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन में देख पा रहे हैं। और इस तहरीर में रंजिश की वजह से हमला हुआ है ये कहा गया था, गैंगरेप की बात नहीं कही गई थी। सबसे पहले आप सुनिए पीड़िता का क्या कुछ कहना है। क्यों क्यों दबा दिया बताओ? हैं? हैं? अच्छा, काहे दबाया गला? काहे से? हाथों से? और भी कई चोट है? नहीं, जीव है, जीव में थोड़ा ना वाले जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? पापा तो ना था, पापा मेरे सीधे मेरे रोज तो मैं मारपीट हो गई। अब मैं थोड़ी दूर थी तो बाल पीछे पे आके झट बाल खींच लगो, कोर का बिल्कुल बाल
मुझे मालूम नहीं पड़ी, इसकी चाची एकदम कसी दी, आवाज ही नहीं निकल रही। किन लोगों ने कसी है? ठाकुर के लड़का ने। अच्छा, आप कौन किस समाज से हो? आप किस समाज से हो? हरिजन हरिजन है। अच्छा, फिर क्या हुआ था फिर? हाँ? क्या किन 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 लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था, अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप, अच्छा, बाप का नाम है गुड्डू। अच्छा। क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश कर। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद खाते ही बनाती थी। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम तक है गई 15-16 साल है। घास लेने गए थे यहाँ अच्छा, तो मैं मारपीट है गई। अब मैं थोड़ी दूर थी तो बाल पीछे थे आके जब बाल खींच लगो कोर का बिल्कुल बाल लगा। अच्छा। मुझे मालूम नहीं पड़ी, इसकी चाची एकदम कसी दी। तो हाथरस केस में राजनीति भी जम के हो रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पे हमला किया है, क्या कुछ कहा है देखिए। कि ये घटना में दरिंदों को बचाने का काम किसी और ने नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मैं इसको साफ तौर पे कहना चाहता हूं। और इसकी सिलसिलेवार कहानी है। 14 सितंबर को एक दलित गरीब बेटी के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक गैंग रेप होता है। उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई। दरिंदगी की, वहसीपन की, हैवानियत की पराकाष्ठा। अस्पताल में मरणासन हालत में भर्ती कराई गई, ये सोचकर कि ये तो मर जाएगी। उन अपराधियों ने उसे छोड़ दिया था। 8 दिन तक रेप का मुकदमा नहीं लिखा गया। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, योगी जी के संरक्षण में सब कुछ हुआ। क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा, फिर दोहरा रहा हूं, उसको अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, ठीक से उसको इलाज नहीं दिया गया। 8 दिन के बाद उसकी एफआईआर बढ़ाई गई। जब 28 तारीख को बिल्कुल मरने की अवस्था में पहुंच गई तो उसको एम्स ले जाने की औपचारिकता पूरी गई। एम्स में बेड खाली थी, बावजूद इसके उसको बेड नहीं दिया गया। उसको एक दलित की बेटी को एम्स अस्पताल में, मोदी जी के हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। सफदरजंग में उसको इलाज के लिए रखा गया, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद जिस तरह का तांडव उत्तर प्रदेश के योगी जी की पुलिस ने किया, हमारे एक दलित समाज के विधायक आज अजय दत्त ने जब उस 100 जबरन ले जा रहे थे, पूछा ये 100 जबरन क्यों ले जा रहे हो? उसको मारा, पीटा, उसके साथ हाथापाई की। और उसके बाद परिवार की मर्जी के बगैर जबरन उसका दाह संस्कार कर दिया गया। एक वीडियो दिखाई जा रही है कि भाई ने तो उसको आहुति दी थी, भाई ने तो उसमें लकड़ी डाली थी जब दाह संस्कार हो रहा था। अरे मुखाग्नि किसने दी? परिवार तो कह रहा था हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद मेरा आरोप बिल्कुल सही साबित होता है कि ये क्यों किया गया, क्या कारण था इसके पीछे। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, योगी जी बताइए आप, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, हाथरस केस में एक तरफ सीएम योगी के पास एक्शन है तो विपक्ष की अपनी राजनीति। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क किया और तमाम सारी सहायताओं का ऐलान किया है। खासतौर पर उसमें आर्थिक सहायता, जो 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता करने का ऐलान राज्य सरकार की ओर से किया गया। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र है उसमें सूडा के माध्यम से एक आवास और एक सरकारी नौकरी भी जो है परिजनों को प्राप्त होगी। साथ ही साथ सरकार ने इस बात का भी ऐलान किया कि इस मामले में जो एसआईटी जांच हो रही है वो 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से चला करके जल्द से जल्द
जो आरोपी हैं उनको सजा देने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से की जाएगी और इसके बाद परिवार जो है वो संतुष्ट बताया जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमाई थी और विपक्षी दल लगातार सरकार को इस मसले पर घेर रहे थे, इसके नाते जो है सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी। कल रात का भी जो घटनाक्रम हाथरस में हुआ था वो भी, और आज सुबह से भी लगातार जिस तरीके से प्रशासनिक अव्यवस्था वहां पर स्थानीय स्तर पर देखने को मिली, उसको संभालने के लिए मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ा और तब जाकर के जो है स्थिति संभल पाई है। आज दोपहर में उन्होंने भूपेन्द्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनको और स्थानीय सांसद को भेजा था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और सांत्वना देने के लिए। उसी के बाद ये रास्ता जो है बातचीत का प्रशस्त हुआ और फिर मुख्यमंत्री ने आज जो है शाम को पीड़ित परिवार से बातचीत की। बिल्कुल। अवनीश जी देखिए, हमने भी एक जो पीड़िता का बयान है वो सुनाया, वो साफ तौर पे उसमें उसने गैंगरेप की बात नहीं कही। विपक्ष लगातार गैंगरेप की बात कर रहा है। क्या ये साजिशन परिवार को भड़का के ये चीज जबरदस्ती डालने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि पीड़िता भी कहीं पे भी गैंगरेप का बात नहीं कर रही, उसकी माँ भी गैंगरेप होने की बात नहीं कर रही है शुरुआती दौर में। अब इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब ये परतें खुलेंगी। फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर के राज्य सरकार ने आदेश कड़ाई से इस मामले में लागू करने के लिए दिए हुए हैं और ये बात सही है कि जब इस तरह के मामले और खासतौर पर कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील पहलू पर मसले राज्य सरकार के खिलाफ आते हैं तो विपक्ष उसको हाथों हाथ देता है और इसी तरीके से हाथरस के इस मामले में भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। फिलहाल सरकार ने मामले को संभाल लिया है और पीड़ित परिवार को समझा बुझा करके कल देर रात जिस तरीके से कम्युनिकेशन किया गया और आज फिर मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से बात करके तमाम सारी सहायताओं का ऐलान किया है। उम्मीद है कि इस विवाद में राजनीति अब जो है कम हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे जो पूरा केस है, सीएम योगी की कोशिश रही है कि परिवार को विश्वास में लिया जाए और अब तक जो हमारी खबरें हमें मिल रही हैं साफ तौर पे यही इशारा करेंगी कि जो परिवार है वो सीएम योगी के आश्वासन के बाद मान गया है कि अब उसको न्याय मिलेगा और हम इस बड़ी खबर पे लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में 28 साल बाद सबसे बड़ा फैसला आया। सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि साजिश के तहत ढांचा नहीं गिराया गया था बल्कि वह घटना अचानक हुई थी। आपको बता दें 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मस्जिद का जो ढांचा था उसको गिरा दिया गया था। इस केस में 49 आरोपी बनाए गए थे, इनमें से 17 की मौत हो चुकी है और बचे हुए जो 32 आरोपी थे आज उनको अदालत से क्लीन चिट मिल गई है। तो 28 साल बाद जो बाबरी विध्वंस के दाग थे वो धुल गए। केस के जो सभी आरोपी हैं 32 वो बरी हो चुके हैं। इन आरोपियों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती का नाम था। कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर पाई सीबीआई। सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिली है। कोर्ट ने देखिए फैसला सुनाने के दौरान एक टिप्पणी भी करी कि आरोपी जो थे उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। अराजक तत्वों ने गिराया ढांचा, नेताओं की भूमिका के साक्ष्य नहीं मिले, कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे कहा गया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि फोटो और वीडियो और फोटोकॉपी में जो सबूत हैं वो नाकाफी हैं। देखिए घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, अचानक हुई। सीबीआई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो इस बात को भी कहा। तो वहीं फैसला आने के बाद जो इकबाल अंसारी हैं उन्होंने फैसले का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को स्वीकार करते हैं। वहीं जो जफर याब जिलानी साहब हैं उन्होंने साफ तौर पे फैसले पर नाखुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो अभी जो लड़ाई है ये अभी बाकी है। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में फैसला आने के बाद सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा सत्यमेव जयते के अनुरूप सत्य की जीत हुई है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नीयत से उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर बदनाम किया गया। इस षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार देश की जनता से माफी मांगे। तो साफ तौर पे हम आपको सीएम योगी का जो बयान है वो दिखा रहे हैं। कांग्रेस पे उन्होंने हमला बोला और साफ तौर पे कहा कि इस षड्यंत्र को रचने वाले देश की जनता से माफी मांगे। तो बाबरी ढांचा विध्वंस केस में फैसला आ चुका है। सभी जो 32 आरोपी हैं वो बरी हो चुके हैं। ऐसे में अयोध्या में खुशी का माहौल है। अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। यूं तो अयोध्या राम के नाम से जानी जाती है।
ऐसे में बात भक्ति की होनी चाहिए। लेकिन बात अगर 6 दिसंबर 1992 की होती है तो भक्ति कम, पुलिस फोर्स ज़्यादा दिखाई देता है। यानी जब 6 दिसंबर की तारीख आती है तो अयोध्या में धीरे धीरे यात्री कम होते रहते हैं और पुलिस फोर्स ज़्यादा होती रहती है। लगातार कई दशकों से इस तरीके का सिलसिला चलता रहा, लेकिन आज की तारीख में वह हमेशा हमेशा के लिए 6 दिसंबर की तारीख निस्ते नाबूद कर दी गई। सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया और सभी आरोपियों को ससम्मान उन्हें घर वापस भेज दिया गया। हमारे साथ तमाम अयोध्या के साधु संत मौजूद हैं। हम इन सब से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और कितनी खुशी है। महाराज जी, शुरुआत हम आपसे करते हैं। आज तमाम सारे आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, क्या कहेंगे? ये तो हम लोगों के लिए बहुत अपार खुशी की बात है, जो कि जब कभी मस्जिद तोड़ने के लिए कोई गया ही नहीं था, ज़बरदस्ती उनको आरोपी बनाया गया था। जब हम अपनी आस्था के अनुसार भगवान श्री राम को, रामलला का वहाँ स्थान स्थापित हो गया था, तो कभी भी होगा हम अपने मंदिर को निरंतर भव्यता देने के लिए पुराना जो बना हुआ था ईंट पत्थर, उसको तोड़ करके नया करना था, इसलिए गए थे और वहाँ राजनीतिकरण हो गया, उनको सीधा जो आरोपी बना दिया गया था। तो आज देर आए दुरुस्त आए, सत्य की जीत हुई है। अपार खुशी की बात है। आज हमारे यहाँ अयोध्या में सभी संत लोग मिलकर संत की दिवाली मनाने जा रहे हैं। महाराज जी, आप युवा संत हैं, किस तरीके से पूरे इस मसले को देख रहे हैं? परम हर्षोल्लास का विषय है। जैसा कि आज सभी जितने भी आरोपी थे सभी को जो है सो मुक्त कर दिया गया। ये परम हर्षोल्लास का विषय है। यह तो कार सेवकों को रोक रहे थे, रोकने के बाद यह तो राम मंदिर ही था, उसमें जो है सो बाबरी मस्जिद कलंकित ढांचा को तोड़ करके भव्य नव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए ऐसा किया गया। किसी ने कह दिया वो अपराधी नहीं है, आरोपी हुए, आज बाइज्जत बरी हुई। ये बहुत ही उल्लास का विषय है, हर्षोल्लास का विषय है और यह धर्म की विजय हुई है, अधर्म का विनाश हुआ है। और धर्म की जैसे ही भारत का जय हो सकता है, भारत ही सर्वोपरि है और भारत धर्म का प्राण है, तो धर्म से युक्त होकर के ही भारत को चलना चाहिए। आज बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिवस है जो आज इतना कुछ हुआ है। आज भारतवर्ष में श्रेष्ठतम जीत हुई है। 9 नवंबर को जीत हुई थी, आज एक और जीत हुई है। ऐसी जीत सदैव भारत में होती रहे, यही भारत का न्याय है और यही भारत की भूमि का सौंदर्य है। यही सवाल कि जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि हम सीबीआई अदालत से ऊपर यानी उच्च अदालत में जाकर के चुनौती देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो बाबर के वंशज अपने को मानते हैं, राम मंदिर के लिए उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनको सब जगह पराजय देखना पड़ा है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यह धर्म नगरी अयोध्या है और सत्य की हमेशा विजय हुई है, सत्य की विजय होती रहेगी। आज अयोध्या में खुशी का माहौल है, पूरे देशवासी और राम भक्त झूम रहे। तो वहीं अयोध्या के जश्न कैसे मनाया जा रहा है, आपको हमारे जो ब्यूरो चीफ है उसकी रिपोर्ट में आपने देखा। वहीं अगली खबर मथुरा से है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पे हम बात करेंगे। ईदगाह हटाने की जो याचिका है वो खारिज हो चुकी है। सिविल कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने श्री कृष्ण विराजमान की जो याचिका है उस पर विचार करने से साफ तौर पर मना कर दिया। कोर्ट ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है। तो साफ तौर पर कृष्ण का जो काम है वो अब अदालत से नहीं हो सकता। बड़ा सवाल यही है, क्या संसद रास्ता निकालेगी? क्या 1981 का जो 91 का जो एक्ट है उसमें बदलाव करेगी? बड़ा सवाल बना हुआ है। इससे पहले जो कई लोग हैं उन्होंने संसद से मांग भी की थी, पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था वसीम रिजवी ने। एक बड़ा झटका साफ तौर पे जो मथुरा की कोर्ट थी उसने कृष्ण जन्मभूमि विवाद में जो याचिका लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया है। साफ तौर पे बड़े झटके की तरफ से मथुरा से गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा से गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, तो साफ तौर पे जो कृष्ण विराजमान है उसको बड़ा झटका लगा है और ऐसा पहले भी माना जा रहा था, क्योंकि जब तक ये एक्ट लागू रहेगा तब तक कोर्ट कोई भी दखल नहीं दे सकता था इस पूरे केस में। जी हाँ, तो मैं बता दूं आपको कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके पहले भी इससे केस से पहले भी एक बार ये समस्या आ चुकी है जहां पे केस को खारिज कर दिया गया था। अभी 25 तारीख को रंजना अग्निहोत्री जी के द्वारा मथुरा सिविल कोर्ट में एक केस दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि भगवान श्री कृष्ण के पास 13.37 एकड़ जमीन है। बिल्कुल गगन, एक बात बताइए, आपने जो याचिकाकर्ता है गगन, जो याचिकाकर्ता है आपकी उनसे बात हुई है, अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो याचिकाकर्ता है उनका कहना है कि यहाँ पे कोई चूक हुई है, इसके लिए हम उच्च न्यायालय जाएंगे। जबकि साफ तौर पे उनका कहना है कि उच्च न्यायालय पे जाके हमें जरूर सफलता मिलेगी।
साफ तौर पे ये जो पूरा केस है गगन, ये संसद से ही पास हो सकता है, कान्हा का काम संसद से ही हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, कान्हा का काम संसद से हो सकता है, क्योंकि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म नहीं होगा तब तक ऐसी समस्या लगातार आती रहेंगी। बिल्कुल, जब तक 1991 का जो एक्ट है वो लागू रहेगा तब तक नहीं हो सकता। तो जाहिर तौर पे जो कृष्ण का काम है वो कोर्ट से तो नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए गगन। तो जाहिर तौर पे आज कृष्ण विराजमान को झटका लगा है। अब देखिए क्या स्टेप होता है उनका, मथुरा से क्या स्टेप होता है ये भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। तो जाहिर तौर पे अदालत से काम नहीं हुआ है, क्या जो कृष्ण का काम है ये संसद से होगा, देखना दिलचस्प होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नोएडा पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 तारीख से जिले में डीजल से चलने वाले सभी जनरेटरों को प्रतिबंध कर दिया है। ईपीसीए ने यह फैसला बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए लिया है। ईपीसीए के आदेश में सिर्फ एनसीजी और पीएनजी से संचालित जनरेटर को ही छूट दी गई है। इस फैसले को लेकर नोएडा के व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापारियों का कहना है कि ईपीसीए को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले व्यापारियों और एनईए के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। वहीं एनईए के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर विरोध भी जताया है। विपिन मल्हन ने कहा है कि डीजल से संचालित जनरेटर को पीएनजी में कन्वर्ट करने में काफी रुपए खर्च होंगे। जो आदेश पारित हुआ है भूरेलाल जी की तरफ से कि इंडस्ट्री में 15 अक्टूबर से डीजल के जनरेटर नहीं चलेंगे, हम उस आदेश को जो उन्होंने दिया है स्वागत करते हैं। बट उसके बदले में उन्होंने हमें क्या दिया है? क्या वो हमें 24 घंटे की पूरी लाइट देंगे? अगर वो देते हैं तो हम डीजल बंद करने के लिए, जनसेट बंद करने के लिए तैयार है। या फिर वो हमें ये बता दें कि जो हमारी इंडस्ट्री का नुकसान होता है उतने टाइम के लिए, जब तक हमें लाइट भी नहीं मिलेगी और हम जनसेट भी नहीं चलाएंगे, क्या उस नुकसान को भरने के लिए सरकार हमारे साथ खड़ी है? अगर ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, क्या सिर्फ एक हमारे इंडस्ट्री चलने से ही प्रदूषण हो रहा है? यहाँ यातायात के बढ़ने से भी प्रदूषण हो रहा है, कितनी सारी चीज़ों के बढ़ने से प्रदूषण हो रहा है। आप एक सिर्फ इंडस्ट्री को फोकस मत करिए। नोएडा ईपीसीए ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नोएडा में जितने भी जनरेटर हैं जो डीजल से चलते हैं उन्हें बंद करने का आदेश दे दिया है और ये आदेश 15 अक्टूबर से जो है जारी होगा। इसी को लेकर एनईए और यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने इसका विरोध किया है और विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री को लेटर भी भेजा है, जिसमें इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि ईपीसीए को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एनईए से और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे पूछना चाहिए था और एक बैठक करनी चाहिए थी जिसमें कोई ना कोई निर्णय निकलता। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पे जितना भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है एनईए की तरफ से और व्यापारियों की तरफ से, क्या ईपीसीए अपना फैसला वापस लेगी? नोएडा से मुकुल तिवारी, न्यूज़ वन इंडिया। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां 19वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत हो गई है। परिवार के साथ गार्डनेरिया ग्लोरी सोसाइटी में रहती थी छात्रा। संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से छात्रा की मौत हुई है। एमिटी स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा थी रिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली सेक्टर 39 इलाके के सेक्टर 46 की ये पूरी घटना है, जहां छात्रा की मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से छात्रा की मौत हुई। एमिटी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ती थी रिया। 19वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत हो गई है। देखिए, आज मॉर्निंग में लगभग 7 बजे के आसपास SHO 39 को सूचना मिली कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये गार्डनिया सोसाइटी है। हम लोग तत्काल यहाँ पे मौके पे आए। प्रथम दृष्टया ये मामला सुसाइड का लग रहा है। हम लोगों ने इसमें बहुत सारे एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट किया हम लोगों ने, और उसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट एविडेंस भी हैं जो इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि ये सुसाइड का मामला है। बाकी हम लोग परिवार गौतम बुद्ध नगर में अमेठी स्कूल की 10वीं की छात्रा ने 19वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली गई है। और आपको बता दें कि इस समय हम नोएडा के सेक्टर 46 एम्स गार्डनिया सोसाइटी में हैं। इसी सोसाइटी में वो लड़की जो है रहा करती थी 19वीं फ्लोर पे और वहीं से कूद करके जान दे दी है उसने। फिलहाल जो है सूचना के बाद में नोएडा के थाना 39 पुलिस और आला अधिकारी पहुँचे हुए हैं।